हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 का पाठ कौन सा है बताओ जल्दी। पाठ है 9, नाम है प्रगीत और समाज, लेखक हैं नामवर सिंह और करने वाले हैं हम इस पाठ के बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। परीक्षाओं में प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और परीक्षाओं से ही हमें यह पता चलता है कि हमने विषय से संबंधित कितनी तैयारी की है। अब कितनी तैयारी की है, उसका परिणाम कैसा होना चाहिए, उसके लिए आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देखना होगा, मेरे साथ बने रहना होगा शुरू से लेकर एंड तक या अंत तक, ताकि आप इस पाठ में जो भी प्रगीत और समाज है उसको समझ सको। किस तरह के प्रश्नों का या किस तरह के प्रश्नों का चयन किया जा सकता है आपकी परीक्षाओं के लिए, वो भी आपको पता चलेगा। और हर जो भी एक प्रश्न उसको कई तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है। चलो तो देखते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस में आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहला प्रश्न कौन सा है। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य मतलब जिनमें मात्राएं और जो सब मतलब छंद मुक्त छंदबद्ध, सुना है ना आपने, सुना है क्या। देखो जैसे कि आपने चौपाई सुना होगा, दोहे सुने होंगे। चौपाई जैसे मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, या फिर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, महावीर बिन बहु हनुमाना राम जास जस आप बखाना। तो ये चौपाइयों में आती है। दोहे चौपाई एक और है, मात मोह दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोह दीना चूड़ामणि उतार दब दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो। तो ये चौपाइयां हैं जिनमें 16-16 मात्रा होती है, अर्थात सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद। एक होता है विषम मात्रिक छंद, जिसमें विषम होती है, मतलब पहला एक चौपाई हो या दोहा हो या सोरठा, उसमें 4 चरण होते हैं। और सवैया रहता है वर्णिक छंद, मतलब मात्रिक छंद और वर्णिक छंद 2 प्रकार के छंद हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं के आधार पर उनको इस श्रेणी में रखा गया है और वर्ण के आधार पर वर्णिक छंद में रखे गए हैं, जैसे सवैये हुए, कवित भी है शायद, है ना। तो सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। क्या होता है? प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। उसमें घटनाओं की संबद्ध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम से ठीक ठीक निर्वाह के साथ हृदय को स्पर्श करने वाले, उसे नावे भावों को रसात्मक अनुभव कराने वाले प्रसंग होते हैं। किसमें? प्रबंध काव्य में, मतलब संपूर्ण चर्चा होती है। यही नहीं, प्रबंध काव्य में राष्ट्रीय प्रेम, जातीय भावना, धर्म, प्रेम, आदर्श, जीवन की प्रेरणा देना भी उनका उद्देश्य होता है। साथ ही साथ प्रबंध काव्य की कथा चूंकि यथार्थ जीवन पर आधारित होती है। यथार्थ जीवन क्या है? वास्तविक जीवन, वास्तविक या कहे हम वर्तमान। वर्तमान ही सच्चाई है, क्योंकि भूत जो निकल गया, भविष्य जो आने वाला है, तो ये इसको कहा जा सकता है यथार्थ जीवन, मतलब जो चल रहा है, जो है यथार्थ। तू कर उसका पूजन, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। मतलब जो बीत चुका है उसको हमें स्मरण नहीं करना है, उनके ख्यालों में नहीं खोए रहना है। आने वाला कल कैसा होगा इसकी चिंता नहीं करना है। बस वर्तमान अर्थात सच्चाई या यथार्थ को ही, यथार्थ पर ही हमें पूरी तरह से केंद्रित रहना है। तो भूत भी अपने हाथ में होगा, भविष्य भी अपने साथ में होगा। ठीक है। तो प्रबंध काव्य की कथा चूंकि यथार्थ जीवन पर आधारित होती है, जो प्रबंध काव्य है वो वास्तविक जीवन की कथा उसमें रहती है।
इससे उसमें असंभव और काल्पनिक कथा का चमत्कार नहीं बल्कि यथार्थ जीवन के विविध पक्षों का स्वाभाविक और औचित्यपूर्ण चित्रण होता है। शुक्ल जी को सूरसागर इसीलिए परिसीमित लगा क्योंकि वह गीति काव्य है, प्रबंध काव्य नहीं है। ठीक है, अब समझ में आया कि प्रबंध काव्य में जो कथा होती है वो वास्तविक जीवन पर आधारित होती है, लेकिन सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर शुक्ल जी को परिसीमित लगा। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए था, सीमित लगा, लिमिट, मतलब कुछ संकुचित सा लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये प्रबंध काव्य नहीं था, ये था गीति काव्य। और उसमें गीति काव्य में सिर्फ कुछ ही पलों का या कुछ ही समय का या कुछ भावनाओं का ही वर्णन होता है, संपूर्ण जीवन का नहीं। आधुनिक कविता ने उन्हें शिकायत की थी, आधुनिक कविता से उन्हें शिकायत थी कि कला के लिए की पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों का ही चलन अधिक देखकर यहां भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहां जिनमें कुछ दतिवृत्त भी मिलता रहता हो। मतलब लंबी लंबी कविताएं कोई नहीं पढ़ना चाहता। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, जैसे कोई गीतकार है, मंच पर गए हैं, बेहतरीन तरीके से माइक को साधा है और गा रहे हैं, पूरा वो गीत गाएंगे तो पब्लिक कहेगी बस भाई बस, पूरा मत सुनाओ यार, कुछ ऐसा मैशअप करके बताओ, कुछ नहीं कहते हैं कि भाई कुछ मिक्स्ड जो सॉन्ग्स हों उनको गाओ तो मज़ा आता है, कहीं ये आ गया तो कहीं वो आ गया, तो उसमें व्यक्ति का जो मन है और मस्तिष्क है वो झूम उठता है। तो लंबे लंबे गीतों को कोई सुनना नहीं चाहता, साफ साफ कहा है यहाँ पर। तो जितना संक्षिप्त उतना सुंदर, ऐसा बताया है। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। इसीलिए ज्यों ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पैथोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामायनी और प्रसाद की छाया और कामायनी, प्रसाद पता है ना आपको, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद छायावाद से जुड़े हैं। और निराला की राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जी के आख्यानक काव्य सामने आए तो शुक्ल जी संतोष व्यक्त करते हैं कि चलो इसमें तो पूरी कहानी समझ में आई। मतलब पूरी तरह से शुरुआत कैसे हुई, कैसे मतलब एक पूर्ण रूप से मनुष्य की संवेदना का वर्णन किया है। इसलिए शुक्ल जी को लगा कि ये ठीक है। शुक्ल के संतोष व्यक्त करने का कारण है कि प्रबंध काव्य में जीवन का पूरा चित्र खींचा जाता है, शुरू से लेकर अंत तक कह सकते हैं। कवि अपनी पूरी बात को प्रबलता के साथ कह पाता है। यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल को काव्यों में प्रबंध काव्य प्रिय लगता है। अर्थात जिस काव्य में जीवन की संपूर्णता का बखान किया जाए वही काव्य पूर्ण कहलाता है। ऐसा हिंदी साहित्य के जनक, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने यही माना कि प्रबंध काव्य ही सबसे अच्छी रचना है क्योंकि इसमें मनुष्य जीवन की सार बताया जाता है। ठीक, अब है प्रश्न दूसरा, कला के लिए सिद्धांत क्या है? बहुत अच्छा सिद्धांत है, आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, फिजिक्स में पढ़ा होगा, अब आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक सिद्धांत है कला के लिए। कैसे? कला के लिए क्या है, कैसा सिद्धांत है? तो कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। क्या है? कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है। ध्यान से सुनना बेटा और समझना, सिर्फ सुनना ही नहीं है। कला के लिए मतलब कला ही है, कला के लिए वो सिद्धांत क्या है कि कला लोगों में कलात्मकता उत्पन्न करने के लिए है। कला के लिए, कला ही है जो कला के लिए लोगों को प्रेरित कर सकती है। मतलब एक कवि है या यूं कहें कि एक शिक्षक है,
शिक्षा के प्रति या पाठ के प्रति बच्चों का इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए, वो एक शिक्षक, एक कलाकार के रूप में विद्यार्थियों के सामने आता है। तब कहीं जाकर विद्यार्थी, खासतौर से यदि देखा जाए तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, प्राइमरी एजुकेशन की यदि हम बात करें, तो प्राइमरी शिक्षक या जो टीचर हैं उनको एकदम से अभिनय करना होता है। तो यहाँ पर कभी कभी जैसे मैं कोई कविता गाती हूँ या कविता को कुछ हाव भाव के साथ बढ़ाती हूँ, तो कभी कभी मुझे सुनने में आता है, आपके कमेंट्स आते हैं कि ओवर एक्टिंग करती हैं। फिर कुछ दूसरा बच्चा, मैं कुछ नहीं कहती, दूसरे बच्चे लिख देते हैं नहीं नहीं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हैं, वो हमें समझाने के लिए अपने भावों का प्रदर्शन कर रही हैं। तो वहाँ पैरवी करने लगते हैं मेरे ही बच्चे मेरी। किसी को लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है और किसी को वो ज्यादा समझने के लिए होता है। तो बेटा यहाँ पर मैं जब तरह तरह से आपके समक्ष किसी कविता या पाठ को पढ़ाती हूँ तो उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य होता है, एक्टिंग करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। उद्देश्य यह है कि यहाँ सिर्फ 1 या 2 या 10 बच्चे ही नहीं देख रहे हैं, 1 या 2 या 10 बच्चे ही नहीं पढ़ रहे हैं, इसको तो पूरी दुनिया में क्या पता कितने ही अनगिनत विद्यार्थी देखेंगे और सबके जो मस्तिष्क है या सोचने या समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग है। किसी को किसी तरह से समझ में आता है, किसी को किसी तरह से। तो एक टीचर को कलाकार भी होना जरूरी है। ठीक है, तो मुझे कभी कभी कमेंट्स पढ़कर बड़ी हंसी आती। कोई कहता है अरे भैया ओवर एक्टिंग के 10 नंबर काटो। दूसरा कहता है नहीं नहीं मैडम ओवर एक्टिंग नहीं कर रही, हमें समझाने के लिए कर रही। तो मुझे मतलब वो जो कमेंट आते हैं उनमें भी हंसी आती है कि देखो सोच सोच का फर्क है, यही तो विचारों का या नजरिए का अंतर होता है। तो कला के लिए सिद्धांत जो है वो यही बताता है कि लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए कला की आवश्यकता होती है। लोगों में रचनात्मकता का विकास करने के लिए स्वयं रचनात्मक होना पड़ता है। अब जैसे हम बैठे रहें शून्य सपाट और आपसे कहें चलो अच्छे से झूमो गाओ मस्ती करो ये करो वो करो, तो आप कहेंगे अरे यार ये सीरियस सी तो खड़ी है, हम कैसे मस्ती करें। यदि हम भी आपके साथ हो जाएंगे कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए, तो आप झूमने लगोगे। यही है कला के लिए सिद्धांत कि कला लोगों में कलात्मकता का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस एवं माधुर्य की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए प्रगीत मुक्तकों या लिरिक्स की रचना का प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि अब लंबी कविताओं को पढ़ने तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। सब चाहते हैं शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिलता रहता है, उबाऊ होती है। विशुद्ध काव्य की सामग्रियां ही कविता का आनंद दे सकती हैं। यह केवल प्रगीत मुक्तकों से ही संभव है। ठीक है, समझ में आए? प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे, इसके बारे में क्या धारणा प्रचलित रही है? अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। किसके कारण? व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक्स, प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। काव्य की कोटि में या काव्य की श्रेणी में क्यों आती है? अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता, मतलब आत्मा को छू लेने वाला। प्रगीत धर्मी कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं और ना ही उनसे किसी प्रकार की अपेक्षा या उम्मीद की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव भूमि पर जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें ही प्रगीत की संज्ञा दी गई है। प्रगीत की, ठीक है, किसे दी गई है? देखो कि यहां पर लिखा है आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तक के मिश्रण से नूतन भाव, मतलब गीत और मुक्तक, मतलब कि जो किसी ऐसे कसावट ना होगी बांध दिया है ऐसे ही गाएंगे, ऐसा नहीं है। मुक्त, जिसने जैसी चाही अच्छे से गा दिया और आनंद की अनुभूति कर ली। सामान्य समझ के अनुसार प्रगीत धर्मी कविताएं नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। यह सामान्य धारणा है। ठीक है, चलो इसके विपरीत अब कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाने लगा है कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिनमें कुछ इतिवृत्त मिलता है, इन्हें पढ़ने और सुनने की किसी को फुर्सत नहीं है, अर्थात कोई नहीं चाहता लंबी लंबी कविताओं को सुनना या पढ़ना। ठीक, अगला प्रश्न है वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से आप
क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? किससे बेटा? वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक प्रगीत और नाट्यधर्मी कविताओं की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? यथार्थ व्यंजना समझते हो? वास्तविक उसका वर्णन या मंथन। तो वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं से तात्पर्य क्या है, देख लेते हैं। वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं में जीवन के समग्र चित्र उपस्थित होते हैं। समग्र चित्र मतलब छोटे छोटे सभी जीवन के पल इसमें शामिल होते हैं। किसमें? वस्तुपरक नाट्यधर्मी कविताओं में। कविताएं भी नाट्य रूपांतरण लिए होती हैं जिसमें सब कुछ व्यक्त हो जाता है। वस्तुतः मुक्ति बोध की लंबी रचनाएं वस्तुपरक है। गजानन माधव मुक्ति बोध। परंतु आत्म संघर्ष ज्यादा मुखरित है। कहीं पर मुक्ति बोध की जो रचनाएं हैं वो वस्तुपरक है, लेकिन देखा जाए तो उनमें आत्म संघर्ष अधिक दिखाई देता है। ये कविताएं अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी हैं। किसी किसी में तो नाट्य रूप के बावजूद काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। कहीं नाटकीय एकालाप मिलता है तो कहीं पूर्णतः शुद्ध प्रगीत, जैसे सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना है कि जीवन में जो भी है, जो भी सुख दुख आया, हंसी आई, रोना आया, ये सब कुछ मैंने सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि जीवन है। जीवन तो भाई सुख दुख है। बहुत एक प्रसिद्ध गीत था, संसार एक नदिया सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। तो जीवन है तो संघर्ष है और इसको हमने सहर्ष स्वीकारा है। ये गजानन माधव मुक्ति बोध की ही रचना है। अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूं। जैसा कि मुक्ति बोध स्वयं लिखते हैं कि निसंदेह उसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है, वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। मरीचिका मतलब मृग, मरीचिका मतलब कल्पना है, ठीक, सत्य नहीं है। अब जहां नाटकीयता है वहां भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहां नाटकीयता है वहां वस्तु भावों की गतिमयता है। क्यों? क्योंकि वहां जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है। जो नाटकीयता होती है, जो काव्यों में नाटकीयता रहती है, उसमें जो भाव रहते हैं, जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, वही जीवन को प्रदर्शित करते हैं। कहीं किसी राजा का ओजस्वी रूप दिखाई दिया, कहीं किसी नौकर का बिल्कुल दीनहीन रूप दिखाई दिया, कहीं किसी राजकुमार का तेजस्वी रूप दिखाई दिया। तो ये कैसे दिया? वो कोई राजा तो नहीं ना जो नाटक कर रहा है, वो एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर कलाओं का समावेश है और वो उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा सकता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र में, राजा हरिश्चंद्र रहते हैं, उनके पुत्र रोहित रहते हैं, वो आश्रम में रहते हैं और गुरुजी उनसे फूल मंगाते हैं। तो काव्यात्मक तरीके से पंक्तियां बोली जाती हैं। और ये नाटक मुझे बचपन में मैंने देखा था, जिसमें गांव में जब नाटक हुआ करते थे, जैसे नवरात्रि के अवसर पर या कुछ इस तरह से, तो मेरे भैया जो थे उन्होंने रोहित की भूमिका निभाई थी। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे हम, मतलब पहली दूसरी तीसरी कक्षा की बात होगी जब हम पहली दूसरी कक्षा में थे। तो गाकर एक पंक्ति मुझे हमेशा याद रहती है। गुरुजी उनको डांटते हैं कि रोहित तुम अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आए? तो वो किस तरह से कहते हैं, थोड़ी देरी हो गई आज गया मैं भूल, जाता हूं लाता भी पूजन के हित फूल, गुरुजी पूजन के हित फूल। कुछ पंक्तियां, कुछ कथन, कुछ काव्यात्मक तरीके से जब नाटकीय प्रस्तुति की जाती है तो वो मन को हर लेती है और बहुत ही अच्छे से समा बांधे रखती है दर्शकों की नज़र। मतलब उसमें जब रोहित को उन्हीं के पिताजी अर्थात राजा हरिश्चंद्र द्वारा दान दिया गया, तब दर्शकों के आंसू थमते नहीं थे, हम रोते थे। नाटक चल रहा है वहाँ, लेकिन हम तो बच्चे थे, उतना हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमने ये देखा था कि सब लोगों की आंखों में आंसू हैं। जैसे रामायण जो दूरदर्शन पर प्रसारित होता था, जब कभी भी सीता जी वाला चरित्र चित्रण होता था उसमें, तो मैं कहती थी कि आज सीता जी दिखाई देंगी रामायण में? यदि सीता जी दिखाई देंगी तो मुझे नहीं देखना। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि वो रुला देता था, वो मन को छू जाता था कि नहीं अब रावण आएगा और सीता जी को डांटेगा।
तो ये बेटा जो काव्य रहते हैं ये भी तो महाकाव्य ही हैं, महाग्रंथ ही तो हैं, ठीक है। तो यहां पर जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, भावात्मक तरीके से। इस प्रकार यह आत्मपरकता अथवा भावमयता किसी कवि की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है। अर्थात यहां पर यदि मैं कुछ एक्टिंग करके आपको दिखाती हूं तो ये मेरी सीमा नहीं है, ये मेरी शक्ति है। कह सकती हूं क्या? कमेंट करके बताना। जो उसकी प्रत्येक कविता को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्य धर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां वस्तुगत यथार्थ को अंतर जगत उस मात्रा में घुला लेता है जितनी उस यथार्थ की इंद्रिय उद्बुद्धता के लिए आवश्यकता है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में व्यक्त होता है। मुक्ति बोध जी की आत्मपरक छोटी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः होता ही है। अर्थात मुक्ति बोध जी की रचना, गजानन माता मुक्ति बोध की हम बात कर रहे हैं, जो कवि हैं प्रसिद्ध हिंदी साहित्य में जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, उनकी कविताओं में हमेशा यथार्थ की झांकी और भाव देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता के लिए इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? सौदाहरण स्पष्ट कीजिए, मतलब उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या इतिहास है, बताओ। तो प्रगीत वे कविताएं हैं जिन्हें अक्सर माना जाता है कि ये कविताएं सीधे सीधे सामाजिक ना होकर अपनी व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती हैं। क्या है बताओ? कैसी कविता है प्रगीत? जो सीधे सीधे सामाजिक नहीं है, तभी तो प्रगीत और समाज इस कविता का, इस पाठ का शीर्षक है। तो ये जो रहती हैं प्रगीत, अक्सर वे कविताएं हैं जो सीधे सीधे सामाजिक नहीं होती हैं बल्कि आत्मपरक है, और साथ ही साथ व्यक्तिकता और आत्मपरकता के कारण, मतलब व्यक्तिकता, व्यक्ति खुद को इसमें महसूस कर पाता है कि मेरे साथ ये घटित हो रहा है। और जब किसी भी रचना के माध्यम से दर्शक, पाठक, जब कोई भी रचना पाठक वर्ग को उससे कनेक्ट कर ले, समझिए वो सफल रचना है। चाहे कोई कहानी हो, चाहे कोई कविता हो, किसी भी कवि की पंक्तियां हो या कोई कहानी हो या कविता हो, जब कोई दर्शक पढ़ रहा है या सुन रहा है या उसको पाठक पढ़ रहे हैं और उसको ऐसा लगा कि मेरी ही कहानी चल रही है, यदि ऐसा हुआ तो समझिए रचना अति सफल हुई। ठीक है। गीति काव्य गीत शैली का नव्यतम विकास है। प्रगीत धर्मी कविताएं ना तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं और ना उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है, क्योंकि साम्राज्य समझ के अनुसार अंततः नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूति की अभिव्यक्ति ही मात्र है। परंतु छायावादी काल में प्रसाद की शेरसिंह का सहस्त्र समर्पण, पैथोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, कामायनी, प्रसाद की छाया, कामायनी और निराला की राम की शक्ति पूजा, ये सब अलग अलग कोटि में आती हैं, आत्मसंघर्ष से उपजी, जिनमें सामाजिक भी निहित है। यह नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी, परंतु इनमें जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है। त्रिलोचन ने वर्णात्मक कविताओं के बावजूद ज्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। किसने? त्रिलोचन, कवि त्रिलोचन। कहने के लिए तो ये प्रगीत हैं, लेकिन जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं, बहुत कठिन है। प्रगीतों में मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। प्रगीत में कम शब्दों में बहुत ज्यादा, या यूं कह सकते हैं गागर में सागर। ठीक है, गागर में सागर प्रगीत क्या है? मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। बहुत कम कथन के माध्यम से बहुत अधिक कह जाने में प्रगीतों की यही शक्ति है।
अतः प्रगीत का इतिहास समकालीन कवियों का इतिहास कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी के आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है? क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। एक बार और मैं प्रश्न पढ़ती हूं, क्या लिखा है? आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी के आदि प्रबंध काव्य से विशिष्ट है। आधुनिक प्रगीत की बात की जा रही है कि भक्ति काव्य से अलग है और साथ ही साथ गुप्त जी का जो काव्य था प्रबंध काव्य उससे भी विशिष्ट है, जबकि प्रबंध काव्य को संपूर्ण काव्य माना गया है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन की संपूर्ण कथा शामिल है। क्या आप आलोचक से सहमत हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आधुनिक प्रगीत काव्य में प्रबंध काव्य की भांति जीवन के सारे चित्र खींचे जाते हैं। जिस तरह से प्रबंध काव्य मनुष्य की संपूर्ण जीवन के बारे में व्यक्त करता है या भाव के साथ उसे उपस्थित करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रगीत काव्य में भी सारे जो मनुष्य है या जीवन है उसके चित्र खींचे जाते हैं। मुक्तिबोध, प्रसाद, निराला, नागार्जुन, शमशेर की लंबी लंबी कविताएं क्रमशः ब्रह्म राक्षस, पैथोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, अकाल और उसके बाद इत्यादि की कविताएं उदाहरण हैं। इन कविताओं की खास बात यह है कि मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है और यही बात इनमें कही गई है। मिथ कथन से अति कथन समझ गए ना बेटा, कि बहुत कम में बहुत अधिक, गागर में सागर भर देना। प्रगीत की विशेषता है कि बहुत कम कहना या रचना बहुत कम होगी लेकिन उसके अर्थ बहुत बड़े होंगे। ठीक है, तो यहां पर मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, ये स्पष्ट दिखाई देता है प्रगीत में। अब है प्रबंध काव्य की तरह इसमें भी नाटकीयता का समावेश है। नाटकीयता का होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं ना, अरे क्या नाटक कर रहे हो, हर कहीं नाटक की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बात हो जब अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरों तक पहुंचाने की। पहले संवादिया हुआ करते थे। संवाद को एक स्थान से, जब मतलब चिट्ठी नहीं हुआ करते थे, पत्र नहीं हुआ करते थे, मोबाइल्स तो होंगे ही कहाँ से, तो तब एक संदेश वाहक रहता था जो एक गांव से या एक जगह से दूसरे जगह संदेश पहुंचाया जाता था, जिसके माध्यम से तो वो संवादिया कहलाता था। और संवादिया संवादों को बिल्कुल यथावत, अर्थात एज इट इज, जैसे मान लीजिए किसी रानी का संदेश उसके मायके पहुंचाना है और उस रानी ने कहा है कि जाओ मेरी माँ से कह देना कि मैं बहुत दुखी हूं और उन्हें बहुत याद करती हूं। तो अब संवादिया इसी भाव में उसका संदेश पहुंचाएगा। ये नहीं कि आपकी बेटी ने कहा है कि वो आपको बहुत याद करती, नहीं, संवादिया जाएगा और उनकी जो रानी सा है उनकी माता जी के समक्ष उसी तरह से उनकी बात को कहेगा जैसे रानी ने संवादिया को कहा है कि माँ मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, उसी हाव भाव के साथ। तो जब नाटकीयता या विशेष, मतलब सबसे बड़ी विशेषता है भाषा में भावनाओं की, भावों की प्रस्तुतिकरण। समझ में आया? तो प्रबंध काव्य की तरह इनमें भी नाटकीयता का समावेश होता है। किसमें? प्रगीत में। ठीक है, साथ ही सामाजिक संघर्ष के बदले आत्म संघर्ष भी मुखरित होता है, क्योंकि आत्मपरकता होती है ना, इसलिए व्यक्तिकता और आत्मपरकता, ये शब्द याद रखना। आत्मपरकता और वैयक्तिकता, ठीक है, ये होते हैं किस में शामिल बताओ? प्रगीत में। और साथ ही साथ नाटकीयता भी, ये सब कुछ रहता है प्रगीत में। समझे? तो यहां पर निराला की कविता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष का मिश्रित रूप है, इसीलिए इनको प्रगीत के अंतर्गत, अर्थात ये प्रबंध काव्य हैं लेकिन इनको प्रगीत के अंतर्गत भी माना जा सकता है। ठीक है, आधुनिक युग के प्रगीत काव्यों की मुख्य भावभूमि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष है, जो गुप्त के काव्यों में दिखलाई पड़ती है। इनमें भक्ति काव्य से भिन्न
इस रोमांटिक प्रगीतात्मकता के मूल में एक नया व्यक्तिवाद है, जहां समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है। इन रोमांटिक गीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। तो प्रगीत समझ में आया बच्चों, जिसमें व्यक्तिकता होगी, जिसमें आत्मपरकता होगी, जिसमें नाटकीयता होगी, जो व्यक्ति के सीधे हृदय तक जाएगा, या जो दर्शक या पाठक या श्रोताओं के सीधे दिल तक पहुंचेगा। गुप्त का प्रबंध काव्य सीधे सीधे राष्ट्रीय विचारों को रखता है और रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना को अपनी असामाजिकता में ही अधिक गहराई से वाणी देते थे, इसलिए विशिष्ट है। आलोचक ने जो उदाहरण निराला आदि कवियों की कविताओं को प्रगीत के रूप में दिए हैं, उनमें सच्चे अर्थों में सामाजिकता छिपी है। अतः लेखक के विचार में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष भी मायने रखता है। अतः प्रगीत काव्य भक्ति काव्य से अधिक सूक्ष्म रूप में वाणी देता है। अगला प्रश्न है, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए, साथ ही किसी उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए कि कोई भी कविता है, कोई भी रचना है, क्या उसको हर कोई समझ सकता है? नहीं। मुझे अभी याद आई है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, या फिर आत्मकथ्य। तो यहां पर और भी बहुत सारी कविता हैं, निराला जी की हैं, ठीक है। तो मतलब कोई भी पाठक मतलब समझते हो पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है, जो खुद को उससे जोड़ सके, वही उसके अर्थ को भी समझ सकता है। आलोचक की दृष्टि में प्रगीत वैसा काव्य है जिसमें व्यक्ति का एकाकीपन झलके अथवा समाज के विरुद्ध व्यक्ति या समाज से कटा हुआ हो। प्रगीतात्मकता का अर्थ है एकांत संगीत अथवा अकेले कंठ की पुकार। प्रगीत की धारणा इतनी मूल हो गई है कि आज भी प्रगीत के रूप में प्रायः उसी कविता को स्वीकार किया गया है जो नितांत व्यक्तिक हो और आत्मपरक हो, जिससे कि व्यक्ति खुद को उससे जोड़ सके। परंतु थियोडोर एडोर्नो ने कहा है कि व्यक्ति अकेला है, यह ठीक है, परंतु उसका आत्म संघर्ष अकेला नहीं है। क्यों? देखो, उसका आत्म संघर्ष समाज में प्रतिफलित होता है। कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष करता है तो क्या वो खुद के कारण कर रहा होता है? बिल्कुल नहीं। संघर्ष सामाजिक है, उसकी परिस्थितियां, उसके आने वाला कल, क्यों इतना अधिक उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, समाज से जुड़ा हुआ है। किसी भी परीक्षा की यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में ले लें, ओके, हम लेते हैं सबसे पहले सीबीएसई की परीक्षा की तरफ, और एमपी बोर्ड या गवर्नमेंट या जो भी हमारे स्टेट बोर्ड्स की बात करें, तो जब सीबीएसई बोर्ड आया तो ये इसका बेंचमार्क काफी हाई था कि बाप रे, सीबीएसई में फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत बड़ी बात थी, 60-65% मतलब बहुत बड़ी बात। लेकिन आज बच्चों के 95, 98, 99% तक जा रहे हैं, फिर भी बच्चे उस दौड़ में शामिल हैं। वही बात करें हम, जैसे पीएमटी हुआ करता था, अब जो नीट एग्जाम हुआ करता है, पहले उतना नहीं था। यदि 85 परसेंटाइल है मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज 99.9 परसेंटाइल में भी बच्चा रह जाता है। ये क्या है? ये समाज के कारण हुआ है, अर्थात जो संघर्ष कर रहा है वो अकेला नहीं है, उसके साथ समाज जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि बच्चन जैसे कवि सरल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को जन संघर्ष के कारण सच्चे अर्थ में निराला आदि व्यक्त करते हैं। कवि अपने अकेलेपन में समाज के बारे में सोचते हैं, नई प्रक्रिया द्वारा उसका निर्माण करने चाहते हैं, इसलिए यहां बताया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा, बल्कि स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतः संघर्ष पैदा हुआ है। विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया। यहां समाज के उस दबाव को महसूस किया जा सकता है जिसमें अकेले होने की विडंबना के साथ उसका अंतर्द्वंद उसे सामाजिकता की प्रेरणा देता है और कवि प्रगतिवादी हो जाता है।
परिणाम अंदर से निकलकर बाहर जनता के पास जाना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचक के इस विषय में निष्कर्ष बताइए, क्या कारण है? गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं में पुनर्विचार करने की आवश्यकता क्यों है? मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास किसी को नहीं था। नई कविता के अंदर आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिनकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इसके बाद भी देखा गया कि अनेक आत्मपरक प्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बची रहती हैं जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत बनाने में समर्थ है। मतलब प्रगीत तो समझ गए ना, जो व्यक्तिकता हो, जिसमें आत्मपरकता हो, जिसमें जीवन की सच्चाई का वर्णन हो। ठीक है। नाटकीय रूप के बावजूद काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत धर्मी है। इसमें कोई शक नहीं कि उनका समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक है। रचना विन्यास में कहीं पूर्णतः नाट्य धर्मिता है, कहीं नाटकीय एकालाप है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत भी है। कवि स्वयं उसके बारे में लिखते हैं कि इसमें कथा केवल आभास है, नाटकीयता केवल मरीचिका है, मतलब कल्पना मात्र है, मृग मरीचिका। मृग तृष्णा सुना है आपने? सोने का हिरण कभी हुआ है? नहीं। या मृग तृष्णा मतलब चिलचिलाती धूप में प्यासे मृग को क्या लगता है, यहां पानी है, पानी पानी की तलाश में भटकता रहता है। तो ये सिर्फ कल्पना है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहां नाटकीयता है वहां जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है या फिर बिंब या विचार बनकर। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मपरक प्रगीत भी नाट्यधर्मी लंबी कविताओं के सादृश यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। इस प्रकार उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता का बोध स्वभावतः संभावनाओं की तलाश करता है, जिसके लिए मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार आवश्यक है। अगला है त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की विशेषताएं क्या हैं? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। नामवर सिंह ने त्रिलोचन के सोनेट, वहीं त्रिलोचन और नागार्जुन की कविता तन गई रीढ़ का उल्लेख किया है। ये दोनों रचनाएं पाठ के आसपास खंड में दी गई, उन्हें भी पढ़ते हुए अपने विचार बताइए। तो त्रिलोचन की कविताएं कहने के लिए तो प्रगीत हैं, लेकिन जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वो अन्यत्र दुर्लभ हैं, कठिन हैं। किंतु इन भाव स्वर चित्रों को अंततः जीवंत बनाने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि संग्रह के उन आत्मपरक सोनेटों में मिलता है। इसमें आत्मचित्र प्रस्तुत प्रगीत नायक की निर्व्यक्तिक कल्प दृष्टि है, जिनसे नितांत व्यक्तिकता के बीच एक प्रतिनिधि चरित्र से परिचय की अनुभूति होती है। नागार्जुन की बहिर्मुखी और अंतर्मुखी समझते हो बेटा? बहिर्मुखी मतलब जो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करते हैं, सबके साथ जल्दी से हिल मिल जाते हैं। अंतर्मुखी मतलब शाय नेचर, शर्मीली प्रवृत्ति की, जो नहीं कह पाते अपनी बात को। तो आत्मपरक प्रगीतात्मक अभिव्यक्ति के क्षण भी आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनकी विकट तीव्रता प्रगीतों के परिचित संसार का एक झटके से छिन्न छिन्न कर देती है। फिर चाहे वह तन गई रीढ़ जैसे प्रेम और ममता की नितांत निजी अनुभूति हो, चाहे जेल के सीखंचों से सिर टिकाए चलने वाला अनुचिंतन या अनुताप, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का निष्कपट फक्कड़ व्यक्तित्व उनके प्रगीतों को विशिष्ट रंग दे ही देता है, सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। कवि त्रिलोचन वही त्रिलोचन है जो नागार्जुन की तन गई रीढ़ कविता में अपनी व्यक्तिकता, विशिष्टता, सामाजिकता में सामान्यता। अब मुझे आप ये बताओ कि ये जो हम कर रहे हैं जब से प्रश्न उत्तर, क्या आपको प्रगीत का अर्थ समझ में आया? प्रगीत क्या है? लिरिक्स। वेरी गुड। प्रगीत में क्या शामिल है? व्यक्तिकता, आत्मपरकता और
यूं कहें कि नाटकीयता के माध्यम से संपूर्ण जीवन का विवरण, मित कथन में अति कथन, अर्थात गागर में सागर, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है, बहुत कम में बहुत अधिक कह देना ही प्रगीत की खासियत है। यहां कवि व्यक्तिवादी ना होते हुए व्यक्ति विशिष्ट के प्रति झुका हुआ है, अपने समाज से लड़ते हुए सामाजिक है, तभी तो प्रगीत और समाज को एक साथ लिया है। दुनियादारी ना होते हुए भी इसी दुनिया का है। यह नया प्रगीत उसके लिए नए व्यक्तित्व से ही संभव हो सका है। उनके व्यक्तित्व के साथ निश्चित सामाजिक अर्थ भी ध्वनित करता है। इन कविताओं में कवि समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता प्रमाणित करता है और व्यक्तिवाद को जन्म देने वाली औद्योगिक पूंजीवादी समाज व्यवस्था का पुरजोर विरोध भी करते हैं। पुरजोर मतलब भरसक। कवि की मानसिक स्थिति बदल जाती है। व्यक्ति बनाम समाज जैसे सरल द्वंद्व का स्थान समाज के अपने अंतर विरोध ने ले लिया है, स्वयं व्यक्ति के अंदर की अंतः संघर्ष को दिखलाया है। अगला है, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको समझिएगा बेटा। केदारनाथ सिंह की उद्धृत कविता से कथन की पुष्टि कीजिए। दिगंत भाग 1 में प्रस्तुत हिमालय, जो 11वीं में दी है। हिंदी के साहित्य के दौर में कविता में एक नया उभार पैदा होता है, जिसमें कवि का अपना आत्मसंघर्ष तो है ही, वह सामाजिक संभावनाओं की तलाश भी उसमें करता है। मतलब आत्मसंघर्ष समाज से जुड़ा हुआ है। आज का कवि ना तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच करता है और ना बाहर के यथार्थ को सामना करने में हिचकता है। मतलब एकदम खुले खुले रूप में प्रस्तुत करता है। अंदर ना तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और ना बाहर व्यवस्था को एक विराट पहाड़ बनाकर आंकने की हवस। मतलब जो है बस क्लियर। वह बाहर से छोटी से छोटी वस्तु, घटना आदि पर नजर रखता है और कोशिश करता है कि उसे मुकम्मल अर्थ दिया जाए। छोटी सी बात को बात में ही बहुत कुछ कह दिया जाए। वह अपने आत्म संघर्ष की सामाजिक संघर्ष बनाने की चाहत भी है। इसका उदाहरण मुक्तिबोध की कविताएं हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष उनके कवियों का ही आत्मसंघर्ष है, जो वही संघर्ष का रूप ले लेता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का आत्मसंघर्ष खुद के अकेले का संघर्ष नहीं है, व्यक्ति समाज का हिस्सा है। आत्मसंघर्ष मतलब समाज, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिए थे परीक्षाओं के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो खुद से संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका कारण तो समाज है ना। एक में प्रगीतात्मकता सीमित हुई नजर आती है, तो दूसरे में प्रगीतात्मकता के कुछ नए आयाम भी उद्घाटित होते हैं। कभी कम ही शब्दों में बहुत कुछ कहता है। जो बात कम शब्दों में कही जाती है वह गहरे अर्थ रखती है। कविता का अर्थ करने पर उसके कई स्तर धीरे 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 खुलते हैं। परतदा पर्वत, ठीक है। केदारनाथ सिंह यहां कहना चाहते हैं कि संबंधों में कभी खटास नहीं आनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर या पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी संबंध हो, उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए। उसमें हमेशा गर्माहट और उसकी सुंदरता बनी रहनी चाहिए। हाथ की तरह गर्म सुंदर में कवि बहुत सारे सपने संजोए हुए हैं और भविष्य की आकांक्षा को मजबूती बनाए रखना चाहता है। इन थोड़े से शब्दों में कवि अधिक गहरी चोट करता है। अतः अधिक बोलने से अच्छा कम बोलना है, क्योंकि वह ज्यादा प्रभावी होता है। अधिक सुनो, कम बोलो, लिसन मोर, स्पीक लेस। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषताएं आलोचक ने बताई हैं? तो हिंदी की आधुनिक कविता में नई प्रगीतात्मकता का उभार देखते हैं। वह देखते हैं कि आज के कवि को ना तो अपने अंदर झांक कर देखने में संकोच है और ना ही बाहर के यथार्थ का सामना करने में कोई हिचक। ना तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद है और ना ही बाहर की व्यवस्था को विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस। बाहर छोटी से छोटी घटना, स्थिति, वस्तु आदि पर नजर है और कोशिश है उसे अर्थ देने की। इसी प्रकार बाहर की प्रतिक्रिया स्वरूप अंदर उठने वाली छोटी से छोटी लहर को भी पकड़कर उसे शब्दों में बांध लेने का उत्साह है। एक नए स्तर पर कवि व्यक्तित्व अपने और समाज के बीच के रिश्ते को साधने की कोशिश भी करता है और इस प्रक्रिया में जो व्यक्तित्व बनता दिखाई दे रहा है वह निश्चय ही नए ढंग की प्रगीतात्मकता के उभार का संकेत है। ठीक है, आशा करती हूं आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रगीत और समाज को समझ गए हैं, सुन लिया है। और कुछ भी यदि डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जब भी मैं आपके कमेंट देखूंगी उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो नाटकीयता से शामिल हो जाइए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।